टोटल एलिमेंट ऑफ इन ग्रुप 11 3 बोला जाएगा। जो 4 है ना, तो जो लास्ट पीरियोडिक टेबल है 4 होता है, लेकिन 3 इसमें 4 ऑप्शन नहीं है ना, तो जो लास्ट का जो पीरियड होता है उसको भी इनकम्प्लीट माना जाता है, इसीलिए वॉल्यूम का ही क्वेश्चन है, इसलिए इसको 3 बोला जाएगा। समझ में आया क्या? लास्ट ऑर्बिट विल बी इनकम्प्लीट, दैट्स व्हाई आंसर विल बी 3। कई बार लिखवाया ना पीरियड, ग्रुप 11 में 3 ही एलिमेंट अभी मानेंगे, चौथा एलिमेंट जो पीरियड टेबल है वो नहीं मानेंगे। हो गया ना? तो कोई भी आंसर की करेक्शन नहीं है, सब सही है। लैंथनम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। हाउ मेनी ग्रुप आर देयर इन मेंडली पीरियड टेबल? 8 या 9, जो ऑप्शन होगा देंगे। लैंथनम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक कई बार लिखवाया हूं ना कि उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आता है, इसलिए डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। वॉल्यूम जो पीडीएफ था बनाए नहीं थे क्या तुम लोग? बनाए थे ना? नहीं बनाए थे? पीडीएफ जो मैंने सेंड किया था बनाए थे कि नहीं बनाए थे वॉल्यूम? हाउ मेनी? 8 हाँ 8 बोलेंगे मेंडलीव में। शॉर्टेस्ट पीरियोडिक टेबल इन मेंडलीव फर्स्ट, शॉर्टेस्ट फर्स्ट है 12 में। लॉन्गेस्ट 6, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब टीच करें ना, क्या दिया है 3 पीडीएफ में? शॉर्टेस्ट पीरियड इज, एक बार अपने क्लास कोऑर्डिनेटर को भेज देना तुम लोग कौन सा की करेक्शन है, गिवन क्या है, और अपने क्लास कोऑर्डिनेटर को सेंड कर देना। आई विल चेक इट। ओके, कौन सा क्वेश्चन करेक्शन है, यू विल सेंड टू योर क्लास कोऑर्डिनेटर। आफ्टर दैट आई विल डिसाइड विच विल बी करेक्ट आंसर, देन आई विल करेक्ट। अगर करेक्ट होगा तो मैं कर दूंगा, अगर नहीं होगा तो वहीं रहेगा। ओके ना? So you will send, have you any doubt and any key correction, then you will send your questions and given key and corrected key to your class coordinator. After that I will check if it will be possible, if it will be corrected then I will corrected, मतलब उसको करेक्शन करूंगा, अदरवाइज जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके चलो, तो हम कल आपको क्या पढ़ाया था हमने? एक्सेप्शन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो एक्सेप्शन में कहां तक टीच किया था? पहला इनर्ट गैस का बोला था। तो इनर्ट गैस का आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? हाईएस्ट। आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हाईएस्ट फॉर इनर्ट गैस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हाईएस्ट फॉर इनर्ट गैस। ठीक है, तो इस बार का देखते हैं टॉप कौन आ रहा है। लास्ट टाइम का टॉपर बताया था तुम लोगों को। चलो, तो एक्सेप्शन नंबर 2, एक्सेप्शन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक्सेप्शन नंबर 2, पहले एक्सेप्शन लिख लेंगे फिर मैं डिस्कस करूंगा। अगर हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो मुझे बताओ लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? इंक्रीज। तो लिथियम कम होगा, बेरिलियम का ज्यादा होगा, बोरॉन का और ज्यादा, कार्बन का और ज्यादा, नाइट्रोजन का और ज्यादा, ऑक्सीजन का और ज्यादा, फ्लोरीन का और ज्यादा। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? इंक्रीज होता है ना जी। चल 2 लिख के भेजो, योगिता और रोहन और विदिता। तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी इंक्रीज।
तो इसमें एक्सेप्शन है एक। तो क्या एक्सेप्शन है पहले देख लेते हैं, फिर क्यों है वो हम देखेंगे। यहाँ इस दोनों में एक्सेप्शन है, यहाँ इस दोनों में एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? लिथियम बोरॉन का पीछे हो जाएगा और बेरिलियम का ज्यादा होगा। होना चाहिए था ये, होता है ये। फिर आएगा कार्बन, फिर आएगा ऑक्सीजन का पीछे हो जाएगा, नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाएगा। देन फ्लोरीन, और फ्लोरीन से कहीं बहुत ज्यादा होता है नियोन का, ये तो हम जान ही चुके हैं, तो किंग है। तो हियर देयर इज टू एक्सेप्शन, बेरिलियम एंड बोरॉन, नाइट्रोजन एंड, ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है। तो पहले क्या एक्सेप्शन है वो हम जानेंगे, फिर हम ये जानेंगे कि एक्सेप्शन क्यों है, व्हाई इट विल बी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्यों है हम इसके बाद जानेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गया होगा कि एक्सेप्शन कहाँ है। तो नाइट्रोजन का ज्यादा होगा किससे? ऑक्सीजन का। किससे, किसका ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन होता किसका है ज्यादा? कोई डाउट? बेरिलियम और बोरॉन में किसका ज्यादा होता है? किसका ज्यादा होना चाहिए था? बोरॉन। विदिता क्या खाई हो? मैं बोला हूं ना कि पहले जानेंगे। व्हाई क्यों पूछ रही हो? मैं पहले बोल दिया हूं ना कि पहले लिखो, उसके बाद हम आंसर करेंगे क्यों। क्या खाई तुम? तो फर्स्ट वी नो व्हाट इज एक्सेप्शन। कोई डाउट है? नहीं। अब देखो रीजन, अब इसका हम रीजन समझेंगे, क्या होता है इसका रीजन। अब ध्यान देना है, रीजन बता रहा हूं मैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एक चीज और ध्यान लेना, ये भी लिख लेना कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होता है? नाइट्रोजन का। क्या इसके नीचे वाला भी ऐसा ही होगा? हाँ, फास्फोरस का ज्यादा होगा सल्फर से, उसके नीचे वाला भी ऐसा ही चलेगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही चलेगा, हाँ ऐसा ही चलेगा। बेरिलियम और अल्मुनियम में, बेरिलियम और अल्मुनियम में कुछ ऐसा ही चलेगा, तो हाँ ऐसा ही चलेगा। बेरिलियम का ज्यादा होगा बोरॉन से, और मैग्नीशियम का ज्यादा होगा अल्मुनियम से। तो ये पहले लिख लो, ये नहीं कि केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर करना है। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, और फास्फोरस और सल्फर में, और मैग्नीशियम और अल्मुनियम में। इसके नीचे भी होगा लेकिन वो पूछा नहीं जाएगा आपसे, ज्यादा पीरियड नंबर 2 और 3 पूछा जाता है। सबने लिख लिया? अब हम बात करेंगे रीजन, आखिर रीजन क्या है। तो देखो, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमें सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलता है नियॉन का,
यहाँ पर नियॉन, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p6 होता है। मैं लास्ट वाला लिख रहा हूँ, 2s2 और 2p5 होता है, 2s2 2p4 होता है, 2s2 2p3 होता है, 2s2 2p2 होता है, 2s2 2p1 होता है, 2s2 होता है और 2s1 होता है। ये लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख रहा हूँ। ये भी लास्ट वाला लिखें, क्यों पूरा लिखने की जरूरत है। अब ध्यान देना, ये इनर्ट गैस में एस को 2 चाहिए, 2 मिल गया, पी को 6 चाहिए, पी मिल गया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसको हम बोलते हैं फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्यों फुलफिल्ड बोलेंगे? क्योंकि इसका एस में 2 चाहिए, 2 मिला हुआ, पी में 6 चाहिए, 6 मिला हुआ है, इसको हम बोलेंगे फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। पी को जितना चाहिए, यानी कि जितना जिसको चाहिए उतना मिल गया है। अब देखो ध्यान से, नाइट्रोजन को ध्यान दो, नाइट्रोजन में इसको एस में 2 मिला है और पी में 6 मिला है, यानी जस्ट पी में 6 मिलना चाहिए, उसके जस्ट आधा मिला है, 3। पी को 6 मिलना चाहिए और पी को मिला है 3, तो इसको बोलेंगे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। एंड तुम पहले केवल ध्यान दो पी पे, अभी एस वाला हम बात अलग से करेंगे। तो यहाँ P1 है लास्ट में, यहाँ P2 है, यहाँ P3 है लास्ट में, यहाँ P4 है, यहाँ P5 है, यहाँ P6 है। इस वाला हम अलग से बात करेंगे, अभी बोरॉन से लेकर नियॉन तक बात कर रहे हैं। तो जहाँ P6 होगा वहां हम फुलफिल्ड बोलेंगे, फुलफिल्ड, और जहाँ P में आधा होगा उसको हम बोलेंगे हाफ फील्ड, हाफ फील्ड बोलेंगे। जहां में P में 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इसको हम बोलते हैं अनफिल्ड, अनफिल्ड। अगर P में 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा तो अनफिल्ड बोलेंगे। लास्ट वाला देखना है, ये नहीं कि सर इसमें तो पहले P6 आता है ना, लास्ट वाला चेक करना है। अब ये कहने से क्या मतलब है हाफ फील्ड फुल फील्ड, तो इनमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो स्टेबल होता है फुल फील्ड, यानी फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड, and half filled is more stable than unfilled. तो fulfilled configuration is more stable than half filled और half filled is more stable than unfilled। तो ये पहले आप लिखिए, तब मैं आगे बात करूंगा। What is S and P? अरीज कहाँ थे तुम, नया ज्वाइनिंग है क्या? राफिया अरीज, हैव यू न्यू? अच्छा, तो फिर आप कैसे जानोगे, ये सब तो ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है ना, एस और पी। एस और पी कई 1 महीना पहले ही पढ़ा दिया गया है, 1-1.5 महीना पहले। तो आप बस ये ध्यान रखो कि क्लास अटेंड करो, क्योंकि आगे समझ में नहीं आएगा, आपको अभी कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो ये चाह के भी तुम नहीं अभी समझ पाओगे, इसके लिए आपको पूरा फंड स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि इस क्लास का जो अपने क्लास कोऑर्डिनेटर थे
इस क्लास में जितना भी अभी तक क्लास हुआ है उसका वीडियो लेक्चर मंगा लो, ठीक है। स्टार्टिंग से सारे वीडियो लेक्चर आप ले लो, उसको एक एक वीडियो लेक्चर को डे वाइज है, उस वीडियो लेक्चर को आप अटेंड करो घर में, उसको पहले पढ़ो, उसको समझो, उसको देखो, उसके बाद ये सब क्लास में आपको समझ में आएगा। तो आपको मैं एक अल्टरनेट उपाय बता दिया कि क्या करना है। समझ में आ गया आपकी आरीज? हाँ, लेकिन मैं और एस और पी को यहाँ पर ये सबसेल है, एक्चुअली दिस वन इज ए सबसेल, फिर मुझे बताना पड़ेगा सबसेल क्या है। इसलिए बेटर ये होगा कि आप अपने क्लास कोऑर्डिनेटर से सारे वीडियो यूट्यूब पे लिंक मंगवा लीजिए। लिंक का आप डे 1 से जो जो पढ़ाया गया उसको आप उसको रीड कीजिए, नोटबुक पे नोट्स बनाइए, उसका क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। 6, 7, 8, 9, 10 का यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर दिए नहीं, हाँ वो डाल देंगे। ये सबने लिख लिया? ओके, चलो। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप होता है फुलफिल्ड? विच ग्रुप इज फुलफिल्ड? ग्रुप का नाम पूछ रहा हूँ। विच ग्रुप इज फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन? ग्रुप नंबर 18 बहुत ने भेजा है। विच ग्रुप इज नोन एज हाफ फील्ड? विच ग्रुप इज नोन एज हाफ फील्ड? ग्रुप नंबर 15। कोई 8 भेज रहा है, गधे। कौन सा ग्रुप हाफ फील्ड होगा? 15, 15 नंबर। कोई 13 भेज रहा है। नाइट्रोजन फैमिली में होता है जी, नाइट्रोजन फैमिली 15 ग्रुप 15 को बोलते हैं ना। और नाइट्रोजन फैमिली में बताओ कौन कौन से जो ग्रुप होता है वो अनफिल्ड होता है? विच ग्रुप इज अनफिल्ड? नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से ग्रुप अनफिल्ड होगा? विच ग्रुप इज अनफिल्ड इन, sorry, in P block, not nitrogen family. Which group is unfilled in P block? वो एक भेजा है 15, सीधी ने भेजी है। हाँ, ये भेजा है पीसीएम लिख के निहारिका 13, 14, 16, 17। 13, 14, 16, 17 इज अनफिल्ड है। कौन कौन सा अनफिल्ड है? 13, 14, 16, 17 याद रहेगा ना। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है फुलफिल्ड, अनफिल्ड और हाफ फील्ड में? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? फुलफिल्ड। फुलफिल्ड के बाद कौन ज्यादा स्टेबल होता है? फुलफिल्ड के बाद ज्यादा स्टेबल कौन होता है? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड के बाद क्या होता है? अनफिल्ड। अब देखो, तो रीजन बताने के पहले इतना हमें बेसिक चीज दिमाग में होना चाहिए था। अब हम रीजन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखो, हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। अगर कायदे से बात किया जाए
तो ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। क्यों ऑक्सीजन का ज्यादा होगा? क्योंकि ऑक्सीजन में क्या है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है। NH2 NP3 है। अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद होगा तुम लोगों तो ऐसा लिखा जाता है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अनफील्ड है, अनफील्ड है। तो इसमें NH2 NP4 होता है, अनफील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों में से हाफ फील्ड और अनफील्ड में से स्टेबल कौन होता है? स्टेबल कौन होता है? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन अनफील्ड। तो अनफील्ड, तो क्या होता है कि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालने देना चाहता है। ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालने देना चाहेगा, क्योंकि ये स्टेबल है। हमने कल बताया था कि स्टेबल चीजों में से इलेक्ट्रॉन्स निकालने, जैसे इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस किंग क्यों था? क्योंकि वो स्टेबल था। स्टेबल चीजों में से इलेक्ट्रॉन्स निकालने नहीं देना चाहता है। तो यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब ये नहीं बोल दोगे सर फ्लोरीन भी तो अनफील्ड है, तो फ्लोरीन से कंपेयर कर दो। नहीं, पड़ोसी से कंपेयर किया जाएगा। इनमें अगर कंपेयर करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीत जाएगा, हाफ फील्ड नहीं जीतेगा। लेकिन अगर पड़ोसी से कंपेयर करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट नहीं करेगा। यहाँ पर हाफ फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर है वो फैक्टर डोमिनेट करेगा। तो हम लिख देंगे कि ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यानी NH2 NP3 नाइट्रोजन हैज मोर ionization enthalpy than unfilled configuration. Has more ionization enthalpy than unfilled configuration of oxygen NH2 NP4। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है, और ज्यादा स्टेबल जब होता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। और इसका कंपेयर केवल हम ऑक्सीजन से करवाएंगे, ऐसा नहीं कि हम फ्लोरीन से करवा दें। फ्लोरीन से हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि फ्लोरीन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीत जाता है। अंडरस्टैंड ना? हैव एनी डाउट? नो। तो अगर फास्फोरस में और सल्फर में बोला जाएगा तो यही रीजन देंगे। फास्फोरस और सल्फर में फास्फोरस से ज्यादा होता है तो रीजन यही देंगे। बात क्लियर? अब आते हैं बेरिलियम और बोरॉन पे।
हटा दो इसको, बेरिलियम और बोरॉन पे आते हैं। अब ध्यान दो, बेरिलियम और बोरॉन में अगर हम बात करें तो बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तुम देख रहे हो कि 1s2 2s2 और यहाँ था 1s2 2s2 2p1। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पूरा भरा हुआ है, इसको जितना चाहिए उतना मिल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है, फील हो रहा है कि पूरा भरा हुआ, लेकिन एक्चुअल में पूरा भरा होता तो इनर्ट गैस बन गया होता ना। तो ऐसा वो बिहेव करता है। तो हम बोलेंगे कि बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन बिहेव लाइक फुलफिल्ड, एक्चुअल में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा बिहेव उसके टेंडेंसी के जैसा है कि दो चाहिए दो मिला, दो चाहिए दो मिला। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम यानी NH2 NH2 क्यों लिखेंगे, लास्ट वाला लिखो। बेरिलियम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम NH2 बिहेव लाइक, मैं नहीं बोला ये बिल्कुल फुलफिल्ड है, बिहेव लाइक फुलफिल्ड। That's why it is more stable than बोरॉन, और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP1, अनफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। यानी configuration of beryllium behave like fulfilled, that's why it is more stable than boron unfilled configuration। तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए स्टेबल चीजों में से एनर्जी निकालना ज्यादा, इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा एनर्जी लगता है। एंड वी नो दैट मोर एनर्जी will required to remove electron from stable configuration यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है क्योंकि वो स्टेबल है, ठीक है। तो लेकिन ये स्टेबल बिहेव लाइक है, तो हम कार्बन का कंपेयर नहीं करा देंगे, इसके पड़ोसी से कंपेयर करवाएंगे। तो पड़ोसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं हो जाता है, बिहेव लाइक फुलफिल्ड इज डोमिनेटिंग फैक्टर। कार्बन से अगर कराएंगे बेरिलियम इज कंप्लीटेड डुप्लेट लूज करने के बाद करेंगे ना सीधे, अभी डुप्लेट कहाँ कंप्लीट किया है, तो दो लूज करेगा तब ना कंप्लीट करेगा। मैं लूज करने के बारे में थोड़े बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन, पहला इलेक्ट्रॉन लूज जब किया जाएगा उसमें किसका लगेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज के बारे में थोड़ा हमने बताया। क्या संस्कार गंभीर, कितने मार्क्स आए तुम्हारे, कितने मार्क्स आया, 115। 5 नंबर कहाँ चला गया, सिद्धि का 180 मार्क्स आया, बिल्कुल नाइस, आउट ऑफ आया। देखते हैं इस बार टॉप कौन बनता है। श्रेया माली 120, संकेत 120,
पीसीएम मेरा भी 115, तनिष्का 170, स्वाति 180, श्री गुरु कितना भेज दिए, मैं तो देख ही नहीं पा रहा, अब नहीं पढ़ूंगा। हिट गला 105, संजीवनी 175, 180, संस्कृति माली 120, 115, कितना नाम भेज रहे हो? तो ये मार्क्स आने दो तब ना बताते हैं। तुम्हारा कितना मार्क्स आया है? पेपर क्यों है? जो पहले की रिकॉर्डिंग थी वो मुझे देखना है। पहले की रिकॉर्डिंग देखे नहीं क्या? मान लो तुम्हारी शादी होगी, तो शादी नहीं करोगे, पहले रिकॉर्डिंग देखोगे। हाँ, माना तुम्हारा लग्न है, तो लग्न होने के पहले बोलोगे अभी नहीं शादी, लग्न करेंगे, बाद पहले रिकॉर्डिंग देखेंगे दूसरे का कि शादी कैसे होती है। पेपर देना चाहिए ना, मार्क्स कितना भी है देना चाहिए था, फेस करना चाहिए। भले तुम मार्क्स कम ही आता, क्या फर्क पड़ता है? नथिंग इज बेटर देन समथिंग। नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नहीं देने के मार्क्स से अच्छा है ना कुछ मार्क्स आ जाता। थोड़ा प्रैक्टिस होता ना तुम्हारा कि कैसे एग्जाम फेस करना चाहिए। भागो नहीं एग्जाम से, पढ़े या नहीं पढ़े उसको फेस करो। चलो, इसका कितना मार्क्स है वो आगे आएगा तब मैं बात करूँ। ये लिख लिए सबने? चलो देखते हैं इस बार का टॉपर कौन है। तो ये एक्सेप्शन था। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम और अल्युमिनियम के लिए भी रीजन नहीं देंगे। तो एक्सेप्शन हो गया अपना, मीनिंग समझ में आ गया, एक्सेप्शन हो गया, लेफ्ट टू राइट ट्रेंड्स हमने देख लिया, टॉप टू बॉटम देख लिया। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं। तो राइट डाउन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का लास्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो राइट डाउन हेडिंग, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हम फोर्थ भी लिख सकते हैं लेकिन लिख नहीं रहे हैं क्योंकि जब 1 2 3 समझ में आ जाएगा तो हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो मुझे बताओ कि अल्युमिनियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है? 3 करता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आउटर सेल से वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो मुझे बताओ कि तीनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही बार में लूज कर देगा या तीनों इलेक्ट्रॉन्स 1 बाय 1 करके लूज करेगा? क्या करेगा, 1 बाय 1 या एक बार में सब 1 बाय 1 एट वंस? दीक्षा बोली है। तो आंसर करेक्ट है 1 बाय 1, नॉट 3 इलेक्ट्रॉन्स एट 1 टाइम। ओके ना, 1 बाय 1। ओके, तो मुझे बताओ कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन्स निकाला तो उसमें कुछ एनर्जी देना पड़ा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया उसमें कुछ एनर्जी देना पड़ा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन्स निकाला उसमें कुछ एनर्जी देना पड़ा। तो क्या जब तुम 3 बार इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे 1 बाय 1 करके तो 3 टाइम्स निकालोगे 1 बाय 1 करके, तो तीनों केस में एनर्जी सेम लगेगा या डिफरेंट लगेगा? तीनों केस में एनर्जी सेम लगेगा कि डिफरेंट लगेगा?
तो किसी किसी ने बोला, सबने बोला डिफरेंट, किसी किसी ने बोला सेम लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है डिफरेंट लगेगा। कैसे लगेगा बात करेंगे हम, डिफरेंट लगेगा। तो अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्योंकि इसका आंसर मुझे करना है। ठीक है, तुम अभी क्या सोचते हो और क्या आंसर दोगे, तो मैं तुमसे पहले सोचवा लेता हूँ, और सोचवाने के बाद क्या तुम गलतियां करते हो उस गलतियां को देख के सुधारना है। अब मुझे बताओ कि पहला वाला इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में ज्यादा लगेगा कि तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में ज्यादा लगेगा? पहला वाला को ज्यादा लगेगा तीसरे वाले को। तो कोई बोल रहा पहला वाला, कोई बोल रहा तीसरा वाला, तो इसका आंसर है तीसरा वाला। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन है। क्या क्या मैं 3 क्वेश्चन पूछा बताओ लिख के, क्या क्या 3 क्वेश्चन पूछा तुमसे? क्या क्या 3 क्वेश्चन पूछा मैं तुमसे? कि क्या अगर आउटर सेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा, वैलेंस सेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो क्या तीनों इलेक्ट्रॉन्स 1 बाय 1 लूज होगा या एट ए टाइम लूज होगा? तो उसका आंसर है 1 बाय 1। ठीक है, इसका हम आंसर ढूंढेंगे। तुम्हारे चीजों को पढ़ने के पहले तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन एराइज होना चाहिए। अब सीधी हाउ इट लूज इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं ना। सेकंड क्वेश्चन है कि किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा, पहले में या तीसरे में? तो हम बोलेंगे तीसरे में ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब कैसे लगेगा इन सब बातों को हम देखेंगे। तो इन सब चीजों को देखने के लिए हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल पे समझा रहा हूं, तो हम आशा करते हैं कि तुम आगे समझ जाओगे। अल्युमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तुम पूरा डायग्राम के साथ निकालोगे 2, 8 और 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन में ऐसे लिख दिया। अब सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला गया। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जाएगा तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, सॉरी, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक चार्ज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सब कुछ बना के लिख रहा हूँ 2, 8। अब एक इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो ये बन गया अल्युमिनियम प्लस, ये था अल्युमिनियम, ये बन गया अल्युमिनियम प्लस। आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम +1 केटायन। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझोगे और केयरफुली समझोगे, ऐसा नौबत ना आए कि हमें फिर दोबारा बताने के पड़े और तुम्हें फिर दोबारा समझने की नौबत पड़े। इसीलिए बेटर ये होगा कि एक बार में सारा पॉइंट्स में जो जो वर्ड बोलूंगा उसको कान खोल के सुनोगे और अटेंशन से इसको हर पॉइंट पे ध्यान दोगे कि हर पॉइंट में क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। फर्स्ट बोलो या यहाँ पर 2 एक बोलो, बात एक ही होगा। तो अल्युमिनियम में से पहला इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, आफ्टर लूजिंग इट बिकम केटायन, +1 केटायन। ठीक है, तो यहां पर न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाने में जो एनर्जी लगता है उसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो मैं इधर डिफिनेशन में लिखता जा रहा हूं कि रिक्वायर्ड एनर्जी टू लूज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम न्यूट्रल एटम से। न्यूट्रल एटम इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक मैं तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूं, तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा Cl-1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन बना दिया गया, क्या इसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन बोलते हैं? तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि डिफिनेशन में बोला है कि न्यूट्रल एटम से निकालना है इलेक्ट्रॉन्स को, नहीं कि एनायन से निकालना है।
तो आगे इस चीज को ध्यान में रखना कि न्यूट्रल एटम से निकालने को हम फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी बोलते हैं। न्यूट्रल एटम बोले तो जो कि इस पे चार्ज नहीं है। तो अल्युमिनियम से अल्युमिनियम प्लस बनाने में जो एनर्जी लगेगा दैट इज नोन एज Ie1। क्लोरीन से क्लोरीन माइनस से क्लोरीन बनाने में हमें Ie1 नहीं बोला जाएगा। इस बात को आप अच्छे से भली भांति समझना। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने को हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये बात सबके कान में अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, समझना है। अब बात करेंगे अगला इलेक्ट्रॉन्स निकालने को। तो इस यहां से अब ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, ये निकलेगा तो बन जाएगा +2 यानी 281। तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं। तो Ie2 का डिफिनेशन क्या होगा, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन्स, इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसको हम बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो मैं दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बोलना कौन सा स्टेटमेंट सही है। रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल इज नोन एज सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर से बोल रहा हूं, रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल इज नोन एज सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और एक स्टेटमेंट और बोल रहा हूं, रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल इज नोन एज सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट या सेकेंड? तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं कहलाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाता है। 2 निकालना और सेकेंड निकालना, 2 निकालना और सेकेंड निकालना, बोथ आर डिफरेंट। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या बोलोगे? रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, नॉट 2 इलेक्ट्रॉन। तो Ie2 का डेफिनेशन क्या होगा, सब समझ में आ रहा है ना? रिक्वायर्ड एनर्जी टू लूज सेकेंड इलेक्ट्रॉन नॉट 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। अब बताओ फ्रॉम कहां से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो? फ्रॉम है, जल्दी बोलो, कहां से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो? फ्रॉम +1 केटायन, ये +1 केटायन है, फ्रॉम +1 केटायन ऑफ एलिमेंट। मैं अल्युमिनियम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अल्युमिनियम पे तो मैं समझा रहा हूं ना जी। तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड Ie2। अब इसके आउटर सेल में बच गया तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो अल्युमिनियम प्लस, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने को हम बोलेंगे या थर्ड इलेक्ट्रॉन्स को निकालने को बोलेंगे? थर्ड। तो रिक्वायर्ड एनर्जी टू लूज थर्ड नॉट 3 थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम +2 केटायन ऑफ एलिमेंट। यानी तुम इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालोगे? +2 से। यहां से नहीं, यहां से थोड़ा निकाल रहे हो, यहां से निकाल रहे हो ना, यहां से निकाल रहे हो ना, यहां से नाम लेंगे ना, हम यहां से निकाल रहे हैं। अब इसका ऑक्टेट क्या हो गया? काई हो गया इसका ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट अब कंप्लीट हो गया, तो हम काई बोलेंगे, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एडजस्ट करें, क्या एडजस्ट करें नवजोत सिंह, क्या एडजस्ट करें? तो इसको बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बातें क्लियर हो गई? तो तुम्हें मीनिंग समझ में आ गया, व्हाट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी? इट इज क्लियर और नॉट? तो जब सेकंड आयोनाइजेशन, मुझे बताओ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालोगे, जल्दी बताओ। थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालोगे? +2 केटायन। अगर सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेगा तो +1 केटायन। ठीक है, और अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो, चलो बिल्कुल सबका सही है, राइट डाउन कीजिए।
ये कौन है गधा? Na+, Na+2, Na+3, सोडियम का आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। गधे हो क्या? सोडियम का आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो दो कहाँ से लूज करेगा है? इसका स्टेबल सेल से निकालना हो तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। हमने लिख लिया। पक्का डायग्राम वगैरह निकाले हो ना? डायरेक्ट डिफिनेशन लिख लियो। डायग्राम निकाले। हाँ चलो, तो ये हमने पहले क्या सीख लिया? डिफिनेशन। अब हमने डिफिनेशन जान गए। अब हमें जानना है कि आखिर, तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना कि 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं निकालेंगे, 1 बाय 1 निकालेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, पहला वाला का कि दूसरे वाला का कि तीसरा वाला का। तो हम अब कंपेयर करेंगे। तो नाउ फर्स्ट वी नो द डिफिनेशन ऑफ I1। मतलब हमें पहले जाना कि 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना होगा तो 1 बाय 1 निकालेंगे। और अब हम ये जानेंगे कि किस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में ज्यादा या किस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कंपेयर करने की जरूरत है। तो पहले हम ये चीज कंपेयर करने के पहले मैं एक चीज तुम्हें बता रहा हूँ और दिमाग में उसको बैठा लेना। क्या? तुम्हें कोई भी जब एनर्जी का कंपेयर करने के लिए बोला जाए ना, तो तुम पहले डिसाइड करना कि वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकाला जा रहा है। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पर अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ। जैसे हमें अब करना है कंपेयर IE1, IE2 और IE3। हमें इस 3 एनर्जी में कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि IE1 के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकाले, तो अल्युमिनियम से निकाले। IE2 के लिए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकाले, अल्युमिनियम प्लस से निकाले। IE3 के लिए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकाले, अल्युमिनियम +2 में निकाले। तो हम इनमें अगर कंपेयर कर दें हम, ठीक है, इनमें अगर कंपेयर कर दें तो हम निकाल देंगे। तो मैं डायरेक्ट बोलूं क्या? अब मुझे बताओ साइज क्या होगा, साइज क्या होगा इसका? डायरेक्ट बता दे रहा हूं, साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा ना, डिक्रीज। साइज कम होगा तो डिफिकल्टी ज्यादा होगी या आसान होगा इलेक्ट्रॉन्स निकालना? क्या होगा? हाय, साइज कम होगा तो डिफिकल्टी क्या होगा? होगा ना, होगा कि नहीं होगा? मोर डिफिकल्ट। चलो भाई, यहाँ से ज्यादा यानी आयनोस एंथैल्पी ज्यादा कहाँ होगा? कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में ज्यादा तकलीफ होगी? तकलीफ किधर होगा मियाँ?
अल्युमिनियम में या अल्युमिनियम +2 में। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालने को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालने को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालने को क्या बोलते हैं, IE3। तो IE3 विल बी मोर देन IE2, IE2 विल बी मोर देन IE1। क्योंकि जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे वैसे वैसे साइज क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। सगड़े समझ लो कि नहीं समझ लो। ओके, कौन कौन मोबाइल पे पढ़ता है, कौन कौन टैबलेट पे पढ़ता है, कौन कौन डेस्कटॉप पे पढ़ता है, कौन कौन लैपटॉप पे पढ़ता है। लैपटॉप मोबाइल, लैपटॉप 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 मोबाइल पे पढ़ोगे तो Na+ और Na+2 का ज्यादा होगा। गधे हो क्या, 1 का कैसे होगा, दम से ज्यादा है, 2 का ज्यादा होगा, इनर्ट बनेगा ना। चलो आगे बात करें ना। अब आगे ध्यान दो, अगर तुमसे क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि हमें अल्युमिनियम +3 से, अब ध्यान देना बहुत केयरफुली, अल्युमिनियम +3 से इलेक्ट्रॉन निकालो। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, बोल दिया जाएगा अल्युमिनियम +3 से निकालो, तो तुम तो बोलोगे सर ये तो इनर्ट गैस बन चुका है। अब एक बार मैं बता दूं, इनर्ट गैस क्या होता है, किंग। इनर्ट गैस क्या होता है, किंग। इनर्ट गैस क्या होता है, इनर्ट गैस होता है अब किंग। अब यहां पर आप ये मत सोचना कि इनर्ट गैस का मतलब केवल नियॉन होगा। नियॉन का मतलब ये नहीं कि नियॉन, देखो अल्युमिनियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल नियॉन के जैसा है, बराबर का है। अल्युमिनियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल नियॉन के जैसा है। तो ऐसा नहीं कि नियॉन लिखा जाएगा तो नियॉन तभी आप समझोगे कि इनर्ट गैस है, नहीं। अल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन भी नियॉन के जैसा हो चुका है, इनर्ट हो चुका है। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के ही जैसा हो चुका है, तो ये भी अपने आप को बोलता है कि हम भी नियॉन हैं। कॉन्फ़िगरेशन अगर मैच कर गया तो बोलता है हम भी नियॉन है। तो यहां से अब अगला इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाएगा, तो अगला इलेक्ट्रॉन्स ये बोलेगा कि हम नहीं निकालने देंगे, तो हम बोलेंगे कि नहीं हम निकालेंगे। तो ये बोलेगा नहीं क्यों निकालोगे, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो चुका है। तो बोले कि नहीं हमारा मन कर रहा है निकालने का, तो बोला निकालो, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। यानी यहां पर बोल सकते हैं कि IE2 इज ग्रेटर देन IE1, IE2 इज ग्रेटर देन IE1 और IE3 इज ग्रेटर देन IE2 एंड IE4 इज मच मच ग्रेटर देन, मच ग्रेटर मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू ज्यादा होगा देन 3, क्योंकि यहां पर इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बन चुका है, किंग हो चुका है। काई काई समझ लो, पहले नोट डाउन करो सारे, फिर से इसमें नोट डाउन करो, फिर आगे और बताता हूं मैं। मच ग्रेटर मतलब आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन इट विल बी स्टेबल, इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। नाउ अगर हम अगला इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ये किंग हो चुका है, ये अपने आप को किंग बोलता है। तो किंग का मतलब केवल नियॉन नहीं होता है, किंग का मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के जैसा होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन उसका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। अल्युमिनियम +3 इज बिहेव लाइक नहीं, बिहेव ही करता है इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के जैसा।
इसलिए मच 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 ग्रेटर देन IE3। कौन एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहा था, छटपटा रहा था वो, जैसे मछली को पानी नहीं मिलता ये सर I2 सोडियम का बताओ, 3 बताओ। एक गधे समय के साथ सब बताएंगे। तो एक ही बार बता दूं तुम्हें कि तुम्हें कुछ ना समझ में आए। अगर तुम खाना खाते हो तो पहले चपाती खाते हो, फिर भाजी खाते हो, वरण लेते हो, या पहले वरण से स्टार्ट कर देते हो, भाजी नहीं पहले खा लेते हो तब चपाती खाते हो, ऐसा नहीं होता है ना कि पहले पूरा भाजी खा लिए तब चपाती खाते हो, ऐसा होता है क्या? सिस्टमेटिक होता है ना हर चीज। इस समय भाजी और चपाती का याद इसलिए आ रहा है कि भूख लग गया है। कई कई समझ लो कि नहीं समझ लो? अब ध्यान दो इधर, ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। अगर तुमसे क्वेश्चन में बोलेगा, तुमसे क्वेश्चन में लिखेगा ऐसा, IE2 is more than IE1, IE3 is more than IE2 and IE4 is much greater than IE3। तो जहां मच ग्रेटर होगा वहीं पर तुम एक बाउंड्री लाइन लगा दोगे और तुमसे बोलेगा कि उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो कितने लूज करने के बाद, अगर 3 के बाद 4 ज्यादा है तो जहां से मच है वहीं पे बाउंड्री लाइन, यानी आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम स्टेबल। तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा। यस और नो? यस और नो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना कहलाएगा? 3। जल्दी से लिखो इसको। कहां बाउंड्री लाइन लगाओगे बताओ मेरे को? कहां बाउंड्री लाइन लगाओगे? हमेशा E3 पे लगाओगे? हाँ, कहां बाउंड्री लाइन लगाओगे? गधेड़े, जहां मच ग्रेटर होगा है, जहां मच ग्रेटर होगा वहां बाउंड्री लाइन लगाओगे ना। कि मैं IE3 पे भी बोला हूं। अगर मान लो कहीं ऐसा हुआ कि सोडियम के केस में IE1 और यहाँ IE2 दे दिया, तो तुम अब कहाँ लगाओगे? 3 पे? नहीं, 1 पे लगाएंगे ना। यानी आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम स्टेबल। सोडियम के केस में कुछ ऐसा ही होगा। चलो वो भी एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। अब ध्यान दो, सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम के आउटर सेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, 281। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, बन गया Na+, IE1। इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। बट अगर बोला गया कि नहीं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालो, बोला कि अब नहीं निकालो, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मैं बोला कि नहीं निकालेंगे, तो यहाँ IE2 कहलाएगा। अब इस केस में IE2 जो होगा वो IE1 से ज्यादा ही नहीं होगा, मच ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या बन चुका है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन चुका है। इसलिए ये किंग कहलाएगा, किंग। और किंग में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना इतना आसान नहीं है। हाउ इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 3? गधेड़े, आफ्टर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इट ऑक्टेट्स विल बी कंप्लीटेड। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट था? 3। अल्युमिनियम के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए 3 होगा। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? कहां बाउंड्री लाइन लगाओगे? 1 पे ही। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना कहलाएगा?
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 कहलाएगा। आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट्स ऑक्टेट विल बी कंप्लीटेड। कैसे आपको समझ में आएगा कि ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है? जहां पर मच होगा वहीं बाउंड्री लाइन लगा दो, वहीं उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। कई कई समझ लो। ओके, तो मैं क्वेश्चन पूछूं, तुम बताओगे? पक्का बताओगे? चलो, पक्का बता ले जाओगे ना? डाउट नहीं है ना? देखते हैं कौन बताता है। कंपेयर एनर्जी ऑफ IE2 of Mg and IE2 of अल्यूमिनियम। बताओ किसका एनर्जी ज्यादा है? कौन कौन समझा है, कौन कौन नहीं समझा है? हम्म हम्म, क्या? किसका? हम्म, तो मुझे ये बताओ कि IE2 ऑफ Mg अगर बोलेगा तो आप इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालिएगा? इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालिएगा बोलो? अगर IE2 ऑफ Mg बोलेगा तो आप इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालोगे? Mg प्लस एक कौन डेटा भेज रहा है गधा? तो IE2 ऑफ Mg अगर बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालोगे? Mg प्लस। और IE2 अल्युमिनियम बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालोगे? है कहां से? L प्लस। L प्लस से L प्लस 2 से। तो तुम Mg से सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो लिख लिया करो Mg से Mg प्लस 2। तो यहां से यहां जाने को क्या बोलेंगे? IE1। यहां से यहां जाने को क्या बोलेंगे? IE2। तो हमसे IE2 बोला है, यानी हम इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालेंगे? Mg प्लस। स्टार्टिंग में ही बताया था कि आई कौन है। एक मिनट रुक जाओ, इसका मैं बुखार छोड़ाता हूँ। वो एक मिनट, तुम्हारा IP एड्रेस को निकालता हूँ। कौन है ये? वो मिनट, ये हम IE2 ऑफ Mg यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन अल्युमिनियम से अल्युमिनियम प्लस से अल्युमिनियम प्लस 2, ये IE2 कहलाएगा और ये IE1 कहलाएगा। तो ये दोनों एनर्जी कंपेयर करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालेंगे? Mg प्लस से। और कहां से?
Al प्लस से, क्योंकि ये दोनों एनर्जी कंपेयर करना है ना। चलो प्रोसेस क्या बोलता है, 281, 11 इलेक्ट्रॉन है ना और 12 है, 282, कितने ऑर्बिट, 3, कितने ऑर्बिट, 3, कहाँ जाएंगे, प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन 13 प्रोटॉन, प्रोटॉन ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसलिए एनर्जी क्या लगेगा, ज्यादा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, इसमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। प्रोटॉन ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा लगेगा, यानी IE2 ऑफ जितना तुम लोग बोले हो ना mg सबका गलत है। समझ में आया क्या, क्योंकि तुम समझे नहीं हो कहाँ पर किसका कंपेयर करना चाहिए, डायरेक्ट तुम लोग देख के बोल देते हो कि ये होगा, बिल्कुल वो गलत है। तो आ जाइए मैं इसका थोड़ा खात्मा कर दूं। कौन है ये महाशय, लैपटॉप भी हैंग कर रहा है, इसका से काम तमाम हो गया होता। क्या सबको समझ में आया, डू यू अंडरस्टैंड कैसे